at some location. To do that, we have to follow some instructions. The first one, MVI A,01H, where we are moving 01 value into the A register immediately. Then second instruction, to feed the second value, for example 02 into the register B, we have to use AI B,02H. Once the values got inserted, next we have to do the addition by using the instruction add B, where B content is added to the A content. Then the result will be stored defaultly at the register A. Then we can store it using STA instruction, that is STA space 9000H, where result A content will be stored at specified location. This is the first method. Then we have second method, where we can feed the values from the location. To do that, previously we have to set the particular locations for inputs, for example 9000 as 01H and 9001 as 02H. Once the input got fed, then we have to write the program like LDA space 9000, where we are loading the register A with the content 01 from the 9000H, and then we have to move that A register value into the B register using MOV B, A. Then to feed the next value, we are using same instruction LDA space 9001, where second value we are feeding into the, means we are loading into the accumulator. And once the two values got inserted, we can add it using previous instruction as we used in the first method, that is add space B, where B content is adding defaultly into the A content. And the addition, the result will be stored defaultly at A, and that can be stored using A instruction, A space 9002, and we can halt it using HLT instruction. Thank you. Difference between memory mapped input output scheme and So when I came to US, I was very new to English. difference between memory mapped input output scheme and input output mapped input output scheme. तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन, तो कुछ 5 पॉइंट्स हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं। टेक्निकल सपोर्ट चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप तक पहुंचते रहिए हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ में एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन। तो कुछ 5 पॉइंट्स हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं। मेमोरी मैप्ड आईओ मतलब मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, वैसे ही आईओ मैप्ड आईओ मतलब इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें मेमोरी मैप्ड आईओ का, इसमें 16 बिट की एड्रेस लाइन होती है। यहाँ हम आईओ मैप्ड आईओ की बात करें तो इसमें 8 बिट की एड्रेस लाइन्स होती हैं। दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट यह है कि अगर हम मेमोरी मैप्ड में कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के कंट्रोल सिग्नल होते हैं। पहला है MEMR मतलब मेमोरी रीड, और सेकंड वन इसमें MEMW जो कि क्या है, मेमोरी राइट है। जो कि ये 2 क्या कंट्रोल सिग्नल यूज होते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ में। और वहीं अगर हम बात करें आईओ मैप्ड आईओ में कंट्रोल सिग्नल 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें भी एक आईओ रीड और एक आईओ राइट। दोस्तों इसका थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किसके बीच में होता है, रजिस्टर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। और वहीं अगर हम आईओ मैप्ड आईओ की बात करें तो इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो ओनली किस में होता है, एक्यूमुलेटर में होता है। दोस्तों मेमोरी मैप्ड आईओ का फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि इसमें एक शेयर्ड मेमोरी होती है जो कि कितनी होती है, 64 KB की होती है।
दोस्तों जबकि आईओ मैप्ड आईओ में 256 इनपुट लाइन होती हैं और 256 आउटपुट लाइंस होती हैं। दोस्तों मेमोरी मैप्ड आईओ में हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हार्डवेयर में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट मेमोरी मैप्ड में आईओ में ज़्यादा होती है। और वहीं अगर हम आईओ मैप्ड आईओ की बात करें तो इसमें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी मैप्ड आईओ में। दोस्तों ये था मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ के बीच में डिफरेंस बिटवीन। दोस्तों अगर आपको था मेमोरी मैप्ड होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी मैप्ड आईओ में, दोस्तों ये था वो बहुत ही कम होता। It has 16 bit, it has 8 bit, it has memory read and memory write। इसके पास IO read और इसके पास IO write। 16 बिट का 8 बिट का मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट होता है। The data control takes place between any registers or input-output device। Data transfers only accumulator। इसमें accumulators only होते हैं और ये रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट दोनों में होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीट कितना है 64 KB मेमोरी, और ये जो शेयर करता है वो कितना 265 IP लाइन्स एंड 265 आउटपुट लाइन्स, 265 IP और 265 आउटपुट लाइन्स। It require more hardware, it require less hardware। ये तो होगा। उसके बाद क्या कौन सा टॉपिक है मेमोरी मैप्ड के बाद? तो नेक्स्ट टॉपिक इंटरप्ट। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज इंटरप्ट एंड व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। तो देखो ये टॉपिक काफी सिंपल सा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से विद एग्जाम्पल्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट एक्चुअल में है क्या? बस 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट करके आ रहा हूं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट। मतलब ऑलरेडी एक चीज चल रही है, ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा है, बट उस प्रोसेस को बीच में स्टॉप करके हम किसी और प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि ऑलरेडी एक प्रोसेस को आप चला रहे हो, उसको रोक के किसी दूसरे प्रोसेस को आपने रन किया, दैट इज इंटरप्ट। तो वो दूसरा प्रोसेस जो है वो इट कैन बी अ हार्डवेयर, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर। तो उसको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, काइंड ऑफ अटेंशन चाहिए। तो उसको अटेंशन देने के लिए हम रनिंग प्रोसेस को रोकेंगे। तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, मतलब मेरे पास एक प्रोसेस है, वो ऑलरेडी मैं उसको चला रहा हूं, प्रोसेसर ऑलरेडी उसको चला रहा है। चलाते चलाते क्या हुआ कि बीच में इंटरप्ट आया। जैसे इंटरप्ट आया मैं इंटरप्ट के पास चला गया। इंटरप्ट के पास गया मतलब कहने का कि इंटरप्ट क्यों अकर हुआ, कहां से अकर हुआ, और मुझे अब उसका करना क्या है। उसको ऑब्वियसली मेरे को ठीक भी करना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी व्हाटएवर इट इज, तो मेरे को उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं उसका सर्विस रूटीन रन करूंगा। मतलब सर्विस रूटीन का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम है, मतलब मेरे को यहां पे इंटरप्ट अकर हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाना पड़ेगा। व्हाटएवर द प्रोग्राम, व्हाटएवर द इंटरप्ट, उसको मैं क्या करूंगा, हैंडल करूंगा। हैंडल करके मैं वापस जो है वो अपने काम पे वापस आऊंगा, मतलब उस प्रोसेस पे मैं वापस आऊंगा और उसको रिज्यूम करूंगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इंटरप्ट। तो इंटरप्ट जनरेट कौन करता है? इंटरप्ट जनरेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर भी जनरेट कर सकता है और सॉफ्टवेयर मेथड के थ्रू भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर का मतलब क्या है कि अगर
कोई हार्डवेयर मतलब कोई पेरिफेरल डिवाइस जो है वो जनरेट कर रहा है तो दैट इज अ हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड के ऊपर आपने कुछ प्रेस किया तो ये क्या है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जांपल है। माउस के ऊपर आपने उसको मूव किया, क्लिक किया, दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट। आपका लेट्स से सिस्टम है, सिस्टम हीट अप हो गया, तो हीट अप हो गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसका जो फैन है वो ऑन करेगा, दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, काम करते करते लेट्स से आपसे या किसी ने भी गलती से जो स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन है, जो पावर ऑफ का बटन है, वो किसी ने गलती से प्रेस कर दिया, तो उस केस में भी क्या हुआ, एकदम से इंटरप्ट हुआ। तो ये सारे जो है वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स के एग्जांपल है। और अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल वे से देखें तो लेट्स से अगर मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल दूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे बीटेक में। अगर हम बात करें तो 8085 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट पिन्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती है वहां पे ट्रैप आती है, RST 7.5 आती है, RST 6.5 आती है, RST 5.5 आती है, इसके अलावा INTR। तो ये सारे क्या है, पिन्स हैं। उसके ऊपर जो 40 पिन आर्किटेक्चर है ना, तो 40 पिन आर्किटेक्चर के ऊपर हमारे पास ये कुछ पिन्स हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये सारी पिन्स क्या है, एक तरह से उसके ऊपर लगी हुई हैं। तो जब भी इन पिन्स के ऊपर कुछ भी आएगा, जब इन पिन्स के ऊपर कुछ भी सिग्नल आएगा, तो एक तरह से क्या है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जांपल है। तो हार्डवेयर की तरफ से कोई भी जनरेट हो रहा है, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट। देन आ जाता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब क्या है कि आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई इंटरप्ट जनरेट कर रहे हो रादर देन हार्डवेयर। जैसे सिंपल से एग्जांपल लूंगा, आपने कोई प्रोग्राम लिखा लेट्स से मेन, और उसके अंदर आपने लेट्स से बहुत सारी लाइंस हैं, बीच में आपने एक लाइन लिख दी ओपन एंड फाइल नेम, मतलब आपने क्या किया, बीच में लिख दिया कि इस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। अब यार किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए उस फाइल पे जाना पड़ेगा, और फाइल्स बाय डिफॉल्ट कहां होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। और आपका काम कहां चल रहा है, प्रोसेसर आपके काम को मतलब एक एक करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हम उसको प्रोसेस को बोलेंगे कि ठीक है, कंट्रोल जो है वो किसके पास चला जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला जाएगा। तो मतलब आपको रनिंग प्रोसेस के बीच में जाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी पे, वहां पे उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन करना है, और लेट्स से कोई क्लोज है, रीड है, राइट है, वो सारे काम जो है वो एक तरह से सिस्टम कॉल्स अगर मैं लिख रहा हूं तो वो सारी की सारी क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का एग्जांपल है। और अगर हम बात करें टेक्निकली, लेट्स से 8085 की बात कर लो तो ये सारी हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है RST 0 से लेके RST 7 तक जो है वो क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। तो अगर आप डायरेक्टली ये यूज करो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज कई बार हम जो है वो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं जिसमें इनका हेक्साडेसिमल कोड अगर लिख देते हैं, इनका हेक्साडेसिमल कोड अगर लिख देते हैं तो क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा, दैट विल बी अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर। दूसरा पॉइंट यहां पे लिख लेना अपने नोट्स में कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी देन द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर से ज्यादा प्रायोरिटी होती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। और अगर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में अगर हम बात करें, जैसे ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे 8085 के, तो ट्रैप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर 7.5 की, फिर 6 फिर 5.5, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है INTR की। तो ट्रैप की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि एक टाइम पे एक इंटरप्ट को हैंडल करेगा तो किसको करना है, सबसे पहले किसको करना है, तो दैट इज बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी। और इसको भी हैंडल करने के लिए दो मेथड है, डेजी चेनिंग मेथड होता है, और एक आपका पैरेलल इंटरप्ट के लिए, मतलब पैरेलल अगर आपको हैंडल करना है या डेजी चेनिंग, सीरियल चेनिंग के थ्रू करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, और उसका लिंक आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देन वेक्टर्ड इंटरप्ट। वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास होता है क्या है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है। मैंने बोला ना कि हम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट हुआ तो मैं उस इंटरप्ट को हैंडल करूंगा। तो इस इंटरप्ट को हैंडल करने का मतलब क्या है कि जो प्रोसेसर है वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा और वहां पे प्रोग्राम को रन करेगा कि भैया करना क्या है। तो वेक्टर्ड का मतलब क्या है, वेक्टर्ड का सिंपल सा मतलब है कि आपने एक फिक्स एड्रेस पे एक प्रोग्राम रख दिया कि जैसे इंटरप्ट
इंटरप्ट हुआ, आप उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो भी लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट कर दो। और नॉन वेक्टर्ड का मतलब है कि आपने कोई फिक्स एड्रेस नहीं है, आप जो है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ऐसा नहीं कि एक फिक्स लोकेशन पे जाओगे और वहीं पे एग्जीक्यूट करोगे। वेक्टर्ड में फिक्स एड्रेस होता है, नॉन वेक्टर्ड में एड्रेस फिक्स नहीं होता। तो ये जैसे आपके RST 7.5, 6.5, 5.5 INTR, ये सारे के सारे आपके जो है वो एक तरह से वेक्टर्ड इंटरप्ट है, लेकिन ट्रैप जो है वो आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए। देन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, ये एक्चुअल में आ जाता है कि जब इंटरप्ट हुआ तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यार सबसे पहले प्रोसेसर सारे काम छोड़ के उस इंटरप्ट को हैंडल करे। लेकिन मास्केबल और नॉन मास्केबल में क्या डिफरेंस है? मास्केबल मतलब जिसको प्रोसेसर इग्नोर नहीं कर सकता, और नॉन मास्केबल का मतलब है जिसको हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है इंटरप्ट है, मैं देख लूंगा बाद में, मैं ऑलरेडी एक अच्छा प्रायोरिटी वाला काम कर रहा हूं, तो इंटरप्ट मैं तेरे को बाद में देख लूंगा। जैसे अगर लेट्स से आप बिल्डिंग में रह रहे हो किसी में, उसमें आग लगी, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा? उस केस में आप चाहते हो कि इस चीज को इग्नोर ना किया जाए, फटाफट से कोई वहां पे रेमेडी या कोई सोल्यूशन मेरे को मिले। तो वो आपका एक तरह से क्या है? मास्केबल इंटरप्ट है। जैसे ट्रैप है वो आपका मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब सिस्टम हीटअप हुआ, हीटअप होते ही वांट कि फैन रन हो जाए, फैन जो है वो चल जाए, ऐसा ना हो कि ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूंगा थोड़ी देर बाद, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मास्केबल मतलब जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? मास्क लगा सकते हैं, एक तरह से क्या लगा सकते हैं? मास्क लगा दिया, मतलब उसको छुपो दिया। और नॉन मास्केबल मतलब जिसके ऊपर मास्क नहीं लगा सकते, मतलब छुपो नहीं सकते या उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये पॉइंट जो है वो लिख लेना। तो मास्केबल को हम क्या कर सकते हैं? एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं, और नॉन मास्केबल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपका ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल के अंदर आता है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जाता। ये जो है वो आपके एक तरह से मास्केबल इंटरप्ट के अंदर आ जाते हैं। मतलब ये आप सिंपल से इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो हाई प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट होंगे, हाई प्रायोरिटी वाले बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? नॉन मास्केबल होंगे, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो लो प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट होंगे दैट कैन बी अ मास्केबल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, एक एक नंबर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है वो इंटरप्ट इस तरीके से, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आपका डेजी चेनिंग वाला है, पैरेलल है, वो मेथड जो है वो भी कंप्लीट कर ले ताकि आपका इंटरप्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। किसी पे शक है? चार्जर है क्या? हाँ है। किस पे शक है? चार्जर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेजी चेनिंग, या जिसको हम सीरियल चेनिंग भी बोलते हैं। और डेजी चेनिंग हम मेथड यूज करते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो सीरियल मेथड है, What is SIM and RIM? Welcome to Engineering Funda family. This video is a part of Microprocessor 8085 video lecture series, and in this video I'll be going to explain you SIM and RIM instructions in this video. My dear students, SIM and RIM instructions that are used for multiple purpose. After watching this video you will get to know that SIM and RIM instructions that are used for serial communication, in that we can send data by using SIM instruction and we can receive data by using RIM instruction, as well as SIM and RIM instructions that is being used to set interrupt status as well as to read interrupt status. So how to have all those things? Let us try to understand that step by step. So my dear students, first of all I'll be explaining you SIM instruction in 8085. SIM means set interrupt mask. So here we are dealing with to set
interrupt mask by using sim instruction, in which we need to see how command is there with sim instruction, and it is operated along with accumulator. So first of all, you will have to load the value of accumulator, that will be your command. After that, you will have to write sim instruction. For example, if I write MVI A comma C1 hex, in that case you can say C1, that is getting loaded into accumulator, so that will be now command for sim instruction. So after that, if you execute sim, then this C1 hex, that is 11000001, that will be command which will be given as per sim instruction. So let us see how command is there with sim instruction. So my dear students, that command is of 8 bits, and you can observe all those 8 bits. See, SOD, that is my D7 bit, that is serial out data bit, and this SDE, that is serial data enable bit, where you will be enabling serial communication first. After that, you can send data serially. So if this is equals to 1, in that case we are enabling serial communication. After that, you can send 0 or 1 from here, and this 5 bits, that is there to set up interrupt, where you see this M7.5, 6.5 and 5.5, that is to set mask of interrupt. We have already seen hardware interrupt of 8085, in that RST 7.5, 6.5 and 5.5. That Join the free demo session for the Data Science and Machine Learning Internship Program by Edureka. Want to know why? 250,000 job opportunities. According to LinkedIn.com, there are more than 250,000 job opportunities in India related to data science. 8 lakh rupees. According to Indeed.com, the average salary of a data scientist in India is 8 lakh rupees per year. And with experience, it can go up to 40 lakh rupees per year. Wow. 1 crore 15 lakh data scientists. According to the US Bureau of Labor Statistics, 1 crore 15 lakh data scientist jobs are expected to be created by the year 2026. And according to the World Economic Forum, data scientists and analysts will become the #1 emerging role in the world. How exciting is that? Huge number of opportunities, a great salary, and amazing career growth. This is what makes data science an excellent career choice. And that is why college students, both from tech and non-tech backgrounds, are now choosing to become data scientists. were there, that we can mask by using these 3 bits, that even we have already seen in its structure of interrupt. And to enable mask, this MSE bit is there, and this R7.5 bit, that is to reset interrupt RST 7.5. So let us see all those bits step by step. So here, as I have told you, these 3 bits, M7.5, M6.5 and M5.5, that is to mask interrupt. So here, if it is 1, then we are masking that interrupt, and if it is 0, then we are not masking that interrupt. And that will be don't care, as if MSE is equals to 0. So first of all, we need to set interrupt mask by this bit. So you will be observing, if this bit is equals to 1, then we are enabling masking. If it is equals to 0, in that case we cannot do anything with these 3 bits. Let us say you are having this bit is equals to 1, and let us say you are writing 001 over here. So what it means, here we are masking RST 5.5 hardware interrupt, right? And if values are 0, then we are not masking that interrupt. But for that, it is very compulsory that you will have to make sure this MSE bit, that should be equals to 1, that will enable masking of these 3 bits. Now this R7.5, that is to reset RST 7.5 interrupt. If you see my video based on complete structure of interrupt, in that we have seen RST 7.5 interrupt is age trigger interrupt, and after generation of interrupt there was D flip-flop, and clear terminal of that D flip-flop was connected with reset RST 7.5
and by having that reset we can clear that flip-flop, right? So if interrupt is pending, then also we can clear that flip-flop. For that bit was connected there, right? So if this bit is equals to 1, then you can reset RST 7.5 interrupt, where you can clear that D flip-flop which was there in that structure. And if it is 0, then we don't reset that. You can have execution of that interrupt as if it is pending. And as I have explained, this SD, that is serial data enable, if it is equals to 1, then we are enabling serial data communication, and if it is equals to 0, then we are disabling that serial data communication. And if this bit is equals to 1, then that is enabled. In that case, here we can transmit that 0 or 1. If it is equals to 0, in that case we transmit 0 over here provided 1 is over here. And if it is having 1 over here provided 1 over here, in that case we are transmitting 1 serially, right? And this will be don't care as if this bit is equals to 0. So my dear students, this is all about SIM command, which explains you two things. One is serial communication and second is set interrupt mask. Now I'll be going to explain you what will happen with RIM instruction in 8085. RIM is read interrupt mask. So here we will be reading interrupt mask, and that is also operating along with accumulator. When you write this instruction RIM, at that time you will have to see what is the data which is there with accumulator, and whatever data that is there with accumulator, that is been showing status of RIM command. So for example, here if I write RIM and after that if you have accumulator is equals to 88 hex, it means RIM command, that is 88 hex means 1000 1000. How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about the free version of the best communication assistant in the world. Millions have chosen. Let us see what is that RIM command. So RIM command also explains you status of interrupt, as well as here we can have serial in data communication. So here see this 7 bits that is showing you status of interrupt, and this 1 bit that is been showing you what serial data that we receive. So here how status is been read, let us try to understand that. So as if you see these 3 bits M7.5, M6.5, M5.5. So if these bits are masked, in that case it will be 1. So here we can mask the bit, but if it is showing these bits are 1, in that case you can say respected hardware RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 interrupts were masked over here. This IE that explains you interrupt enable. If it is equals to 1, then you can say interrupt is enabled, and if it is equals to 0, then interrupt is disabled. If it is equals to 0, interrupt is disabled. What it means? No more interrupt can be recognized as if it is generated other than trap interrupt. Now these 3 bits I7.5, I6.5, I5.5 that explains you pending status of interrupt. So if any interrupt is pending, then it will be indicated by 1 over here, and if you will be having 0 over here, you can say respective interrupt is not pending. And as I have told you, this is therefore serial in data, so that will be indicating what data that we have received. If it is equals to 1, you can say we have received 1 over here, and if it is equals to 0, you can say we have received 0 over here. So my dear students, SIM and RIM, that is having 2 operations. One is for serial communication. Here by having SIM we can transmit serial data, and by having RIM we can read serial input data to microprocessor. By having SIM we can set interrupt commands, and by having RIM we can read the status of interrupt right now.
So that is how these two instructions are there, and these two instructions are very essential. And for these two instructions, my dear students, I'll be making two separate videos for different case of programming. One video that I'll make it to generate one square wave by using sim instruction, and second video that I'll be making it for serial communication. So you just see those two videos. That will be next two videos after this in my playlist of microprocessor 8085. Data transfer इसकी Greetings, agents. I am MaxBot, your host. Welcome to the... Hello students, welcome to Shanu Kitten CSE classes. इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा ट्रांसफर, which is also called data transmission. So data transfer means transmission of data from one unit to another unit. So data transmission दो categories में divided है. One is parallel transmission and another is serial transmission. पैरेलल मीन्स पैरेलली डेटा बिट्स जाते हैं, सीरियल मीन्स सीरियली डेटा बिट्स जाते हैं. सीरियल को हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, अनदर इज असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर. सो ये हम वन बाय वन देखेंगे. पैरेलल एंड सीरियल क्या होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है. पैरेलल को जनरली हम सिंक्रोनस ही कंसीडर करते हैं हमेशा. नो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन. सो पैरेलल ट्रांसमिशन में हम देख सकते हैं यहाँ एक सेंडर है, एक रिसीवर है. सो यहाँ मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं. जितने नंबर ऑफ बिट्स हमें ट्रांसफ़र करते हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ रहती हैं. हर बिट इंडिविजुअल लाइन से होके जाता है और पैरेलली सेम टाइम पे ट्रांसमिट होता है. सो वी कैन से ईच बिट हैज़ इट्स ओन पाथ. सो टोटल मैसेज क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम. पैरेलली सारा मैसेज, सारे बिट्स एक साथ ट्रांसमिट होते हैं. जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, ईच बिट इन अ मैसेज इज सेंट इन अ सीक्वेंस. हर बिट सीक्वेंस में वन बाय वन जाता है और एक सिंगल वायर यहाँ पे होती है. ठीक है, और एट ए टाइम एक एक बिट ही जाता है. सो ईच बिट इन मैसेज इज सेंट इन सीक्वेंस वन एट ए टाइम इन सीरियल ट्रांसमिशन. सो पैरेलल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एन बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एन सेपरेट वायर्स लगेंगी. अगर 8 बिट ट्रांसमिट करना है तो 8 सेपरेट वायर्स लगेंगी. और सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, बिकॉज एक ही वायर के थ्रू हमें एन बिट्स भेजने हैं, तो एन बिट जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, सपोज 8 बिट्स अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो सिंगल वायर से ही वो वन बाय वन ट्रांसमिट होंगे. नेक्स्ट डिफरेंस, पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर होता है बिकॉज सारे बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, बट मल्टीपल वायर्स यहाँ रिक्वायर रहती हैं. ओके, सो इट इज़ फास्टर बट रिक्वायर्स मेनी वायर्स. सीरियल ट्रांसमिशन में ये स्लोअर है बिकॉज वन बाय वन बिट्स यहाँ पे सीरियली जा रहे हैं सीक्वेंस में. ओके, एट ए टाइम नहीं जा रहे, एक एक करके जा रहे हैं. तो इट इज़ स्लोअर बट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. लेस एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज यहाँ सिंगल वायर्स से ही हम सारे बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं. सो सिंस इट रिक्वायर्स ओनली वन पेयर ऑफ वायर. वन पेयर ऑफ मीन्स एक वायर ट्रांसमिट करने के लिए होती है बिट्स को, एक वायर जिसे हम कॉमन ग्राउंड भी कहते हैं जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ कहाँ होता है, जनरली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ होता है. बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में अगर यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगी. ठीक है, तो अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस में फास्टर कम्युनिकेशन करना तो हम पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल CPU एंड मेमोरी के बीच हम कॉमन बस या बस सिस्टम यूज़ करते हैं. बस में मल्टीपल वायर्स रहते हैं और सारे बिट्स पैरेलली ट्रांसमिट होते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम CPU का प्रिंटर के साथ लें तो CPU और प्रिंटर का ट्रांसमिशन भी पैरेलल ट्रांसमिशन होता है. नाउ सीरियल ट्रांसमिशन में क्या, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें ट्रांसमिशन चाहिए तो हम उसके लिए सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं. बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में ये पॉसिबल नहीं है कि मल्टीपल वायर्स यूज़ करके उसे एक्सपेंसिव बनाएं. तो हमें जितना हो सके कॉस्ट को कम करके बट हम
स्पीड से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इसलिए वहाँ सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल हैं CPU एंड IO डिवाइसेस। ठीक है, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इनके बीच में सीरियल ट्रांसमिशन होता है। साथ ही साथ अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ चाह रहे हैं कम्युनिकेशन हो, सो ये सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन हमेशा सिंक्रोनस ही होते हैं, बिकॉज सेंडर और रिसीवर की क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज रहती है। और सीरियल ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज सिंक्रोनस एंड अनदर इज असिंक्रोनस। नाउ सीरियल ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में अगर सेंडर और रिसीवर एक कॉमन क्लॉक को शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स उसे कहते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। और असिंक्रोनस मीन्स अगर एक सेंडर है एक रिसीवर है, दोनों सेम क्लॉक को शेयर नहीं कर रहे हैं, सेंडर की अपनी प्राइवेट क्लॉक है और रिसीवर की अपनी प्राइवेट क्लॉक है, बोथ हैव देयर इंडिपेंडेंट क्लॉक्स, देन उसे कहते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं बोथ डिवाइसेस आर सिंक्रोनाइज्ड व्हेन दे हैव कॉमन क्लॉक एंड 2 डिवाइसेस आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड और इट इज सेड टू बी asynchronous when they have their own private clocks. So इसी के लिए हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं सिंक्रोनस क्या होता है, 2 units share a common clock in synchronous data transfer. In asynchronous 2 units are independent and each have its own private clock. Okay, यहाँ पे कॉमन क्लॉक है, यहाँ पे प्राइवेट क्लॉक है। नाउ डेटा ट्रांसफर जो होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो सिंक्रोनाइज होता है बिकॉज सेम क्लॉक पल्स जाती है सिंक्रोनस में, और यहाँ पे दोनों की सेम क्लॉक पल्स नहीं जाती है, इसलिए दोनों का सिंक्रोनाइज भी नहीं होता है। ओके, बिकॉज दोनों के अलग अलग कॉमन क्लॉक्स है, तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है कुछ कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर रिसीवर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक पल्स, और यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नॉट सिंक्रोनाइज्ड है बिटवीन द सेंडर रिसीवर विद द सेम क्लॉक पल्स। ओके, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जनरली वहाँ यूज होता है जहाँ पे 2 डिवाइसेस की स्पीड मैच होती है। ओके, असिंक्रोनस वहाँ होता है जहाँ 2 डिवाइसेस की स्पीड में अगर मैच नहीं है, तो उस केस में असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को यूज किया जाता है। ओके, सो इट इज यूज्ड बिटवीन डिवाइसेस दैट मैचेस इन स्पीड और यूज्ड बिटवीन डिवाइसेस दैट डू नॉट मैचेस इन स्पीड। नाउ सिंक्रोनस में जो बिट्स ट्रांसमिट होते हैं वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होते हैं by keeping the clock frequency synchronized in both units. So bits are transmitted continuously to keep the clock frequency synchronized in both units. यहाँ पे bits continuously नहीं जाते हैं। ओके, तो bits जब भी अवेलेबल होते हैं bits तब उसे सेंड किया जाता है, और बाकी टाइम पे जो लाइंस होती हैं वो आइडियल होती हैं। तो bits are sent only when it is available and lines remains ideal when there is no information to be transmitted. So this is asynchronous data transfer. So synchronous means हम ये भी कह सकते हैं, synchronous means at the same time. At the same time क्यों कह रहे, because दोनों की clocks common है। So एक जिस टाइम पे सेंड कर रहा है उसी टाइम पे रिसीवर की क्लॉक में भी वही टाइम रहेगा। asynchronous means at the regular interval, because दोनों की common clocks नहीं है। और रेगुलर इंटरवल इसलिए भी कह रहे बिकॉज ये कंटिन्यूसली डेटा नहीं सेंड कर रहा है, ये जब भी अवेलेबल है तब डेटा सेंड करता है, इसलिए असिंक्रोनस। और सिंक्रोनस एट द सेम टाइम मीन्स कंटिन्यूसली डेटा ही सेंड करता है। सिंक्रोनस इसीलिए फास्ट भी है, असिंक्रोनस स्लोअर है, एंड सिंक्रोनस कॉस्टली है एंड असिंक्रोनस इज इकोनॉमिकल। सो थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम।
मिलो ना तो कहना bonjour, कोई मदद कर देना तो कहना merci beaucoup, मतलब थैंक यू। यूरोप हो या लाइफ की जर्नी, कोई भी ड्रीम्स पूरी करने। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, या इसको आप 40 पिन आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर बताया था कि 8085 में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लेना, ऊपर आपको आई सेक्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो चेक की तो ठीक है, अगर नहीं भी चेक की तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि यार जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है 8085 उसमें 40 पिन हैं, तो उन हर एक पिन का सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक पिन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें 8085 को हम क्या बोलते हैं, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि जो डेटा बस है, डेटा बस का साइज होता है 8 बिट, और जो एड्रेस बस होती है इसमें एड्रेस बस का साइज होता है 16 बिट। तो सबसे पहले हम इन्हीं पिन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 बिट तो डेटा बस के लिए और 16 बिट होगी आपकी मतलब एड्रेस, तो यानी टोटल आपकी पिन्स कितनी होगी 24। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 24 पिन्स को यूज नहीं किया, यहाँ पे पिन्स कितनी यूज की है, 16 नंबर ऑफ पिन्स यूज किए हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो A8 से A15 क्या है, ये एड्रेस बस के लिए पिन्स है, मतलब ये जो है आपकी 8 एड्रेस बस को डिनोट कर रही है। और जो दूसरा आपको दिख रहा है AD0 से लेके AD7, ये एक्चुअल में क्या किया हुआ है, ये एक्चुअल में मक्स किया हुआ है। किसका मक्स का मतलब दोनों का मिक्सिंग किया हुआ है, एड्रेस का और डेटा का। मतलब जब हम चाहते हैं कि डेटा बस के तौर पे इसको यूज करें तो हम इसको डेटा के तौर पे यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं इसको एड्रेस के तौर पे यूज करें तो हम इसको एड्रेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, मेरी नंबर ऑफ पिन्स को थोड़ा हमने रिड्यूस किया, तो 24 की जगह टोटल 16 पिन में ही काम चल गया। अब देखो होगा कैसे, ये एक्चुअल में होगा कैसे, यहां पे जो है वो ALE बड़ा यूज होता है। ALE क्या है एक्चुअल में, एड्रेस लैच इनेबल। ये एक्चुअल में करता है क्या है, हमें पता है कि यार जब हम एड्रेस को, जैसे देखो आपने फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर कहता है मुझे मेमोरी से कुछ रीड करना है या मुझे मेमोरी में कुछ राइट करना है, IO डिवाइस को कुछ रीड करना है, जैसे इनपुट डिवाइस है उसमें मुझे कुछ रीड करना है, आउटपुट डिवाइस पे कुछ राइट करना है। तो जब भी रीड राइट होगा एक्चुअल में सबसे पहले आप उस एड्रेस पे पहुंचोगे तभी तो रीड राइट होगा। जैसे आपने अपने दोस्त से कुछ सामान लेने जाना है या उसको सामान देने जाना है, अरे भैया पहले उसके घर पे तो पहुंचोगे, पहले उस एड्रेस पे पहुंचोगे फिर रीड राइट करोगे। तो वही चीज यहां पे है, पहले तो आपको उस एड्रेस पे पहुंचना है। तो यानी जब हम एड्रेस बस को यूज कर रहे हैं तो डेटा बस नहीं यूज हो रही, और जब हम डेटा को कर रहे हैं मतलब जब हम रीड राइट कर रहे हैं तब एड्रेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर पहुंच चुके हैं। तो इसी का सिग्निफिकेंस इन्होंने लिया है। तो ये जो ALE है ना, एड्रेस लैच इनेबल, ये कहता है कि जब ALE की वैल्यू 1 होगी तो यानी ये मेरा एड्रेस के तौर पे यूज होगी। मतलब आप कह सकते हो कि ये वाली सारी पिन्स एज ए एड्रेस यूज होंगी। तो देखो 8 ये एड्रेस, 8 ये एड्रेस, टोटल क्या होगी आपकी 16 बिट जो है वो एड्रेस के तौर पे यूज होंगी। आप उस एड्रेस पे जाओ, डेटा को फेच करो, जो भी आपको करना है। अगर ये ALE की वैल्यू है 0 तो ये वाली जो पिन्स है ये एक्चुअल में यूज होंगी एज ए डेटा बस। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, जब ALE की वैल्यू 0 है तो आप 8 बिट डेटा जो है वो रीड कर सकते हो या फिर राइट भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाली जो है वो बाई डायरेक्शनल है। आप रीड भी करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, दोनों में से जो भी काम करना चाहते हो तो ये बोथ बाई डायरेक्शनल। लेकिन एड्रेस तो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से कुछ लेके नहीं आएगा, वहां पे हमें जो है वो याद रखना, तो इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी IO एंड M। ये एक्चुअल में पिन का पर्पस क्या है, अब इसमें भी देखो वैल्यू या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी या वैल्यू क्या होगी 0। अब अगर वैल्यू इसकी 1 है तो एक्चुअल में क्या करें, हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ रीड राइट करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनेबल कर दिया। इनपुट डिवाइसेस आपको पता होंगे, कीबोर्ड माउस ये सारे, और आउटपुट डिवाइस भी आपको पता है, प्रिंटर मॉनिटर। तो अगर मैंने उनको यूज करना है तो हम इसको 1 कर देते हैं, और अगर मुझे मेमोरी को यूज करना है मतलब मेमोरी से कुछ रीड राइट करना है जैसे रैम है उसमें से, तो फिर हम इसको वैल्यू को क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ये जो है वो फंडा कहलाता है। अब इसके बाद आ जाते थे रीड एंड राइट। अब रीड एंड राइट का फंडा क्या है, वही सेम चीज है। अगर आप मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ रीड करना चाहते हो, जैसे देखो आपने IO इसकी वैल्यू, इस पिन की वैल्यू 1 कर दी, मतलब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को इनेबल कर दिया।
अब आपने अगर RD की वैल्यू यहाँ पे 0 दी तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है कहां से, इस पर्टिकुलर थिंग से, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर IO डिवाइस से, लेकिन उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस इस एड्रेस बस पे चला जाएगा। तो आप पहले उस एड्रेस पे पहुंचो, आपने IO डिवाइस को इनेबल कर दिया और वहां से कुछ आप रीड कर रहे हो। अगर आप राइट करना चाहते हो तो यानी राइट वाली बिट को आप इनेबल कर दो। और एक्चुअल में ये बार जो है वो ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं लो इनेबल्ड पिन। लो इनेबल्ड पिन का मतलब क्या है, जनरली क्या होता है, जब हम फैन को ऑफ करना है या ऑन करना है, तो जब हम ऑन करते हैं तो एक तरह से हम कहते हैं 1 किया तो ऑन हो गया, 0 किया तो ऑफ हो गया। लेकिन लो इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, जब हमने 0 पास किया तब वो चल पड़ी चीज, और जब 1 पास किया तब वो बंद हो गई। तो एक्चुअल में क्या है, ये बार का मतलब है कि अगर हम 0 देंगे तो ये रीड इनेबल हो जाएगा, अगर हम 1 देंगे तो रीड इनेबल नहीं होगा। ऐसे ही आपका राइट जो है वो 0, मतलब 0 जब हम देंगे तो इनेबल हो जाएगा। तो ये भी देख लो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि आप उस जगह पे जाके कुछ रीड या फिर राइट करना चाह रहे हो। और अगर IO है तो 1 किया तो यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, अगर मेमोरी वाली वैल्यू इसको 0 किया तो यानी हम मेमोरी से कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं जी आपका S1 S2, ये आपकी स्टेटस बिट या स्टेटस पिन भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक्चुअल में है ही सारी स्टेटस एंड कंट्रोल बिट्स आप कह सकते हो इनको। स्टेटस का मतलब क्या है कि आप जो है वो मेमोरी से कुछ रीड कर रहे हो, मेमोरी में कुछ राइट करो। जैसे देखो S1 S2 है तो यानी आपके भाई कॉम्बिनेशन बन गए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 के लिए आप कह सकते हो कि जैसे 0 0 है तो मतलब हॉल्ट, कोई भी काम नहीं कर रहा। मतलब इसके अलावा आप जैसे ऑपरेंड को फेच करो या आप लेट्स सपोज वहां पे मेमोरी में जाकर कुछ रीड कर रहे हो, राइट करो, मतलब एट प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेटस एक्चुअल में S1 और S2 से पता लग जाता है। फिर ALE वो मैंने आपको बता ही दिया कि इन दोनों को मक्स करने के काम आता है, ताकि 24 पिंस की जगह आप कम पिन से भी काम चला लो, क्योंकि इंटीग्रेटेड डिवाइस है, जितनी पिंस कम होंगी उतना ही बेनिफिट है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये वाली पिंस। इन पिंस में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ये वाली आ जाती है आपकी ट्रैप्स, ट्रैप RST 6.5 7.5 यहां तक। ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटेड टू द इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर आपको आई सेक्शन में लिंक आ रहा होगा। इंटरप्ट्स एक्चुअली होता है क्या है कि कुछ एकदम से इमरजेंसी आ गई, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कर रहा था चुपचाप, कोई इंस्ट्रक्शन आई उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वो रीड राइट कर रहा है, एकदम से कोई पावर फेलियर हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, या माउस से किसी ने कुछ क्लिक कर दिया या कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर दिया, तो रनिंग प्रोसेस को बीच में रोक के इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ता है। तो उसको एक्चुअल में क्या किया हुआ है, मल्टीपल कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया हुआ है। तो ट्रैप एक्चुअल में क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। मतलब जैसे पावर फेलियर हो गया या एकदम से हीट इतनी जनरेट होगी तो सिस्टम को बंद करना पड़ रहा है, तो वो वाले जो सारे हैं हार्डवेयर से रिलेटेड वो ट्रैप में आ जाते हैं। फिर 7.5 6.5 5. ये भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी हैं, और ये इनकी प्रायोरिटी जो है वो ट्रैप से थोड़ी कम होती है, बट ये भी आपके ट्रैप्स के अंदर या आप कह सकते हो इंटरप्ट्स के अंदर ही आते हैं। तो अगर उस टाइप का इंटरप्ट कोई जनरेट हुआ तो ये इनवर्ड्स क्यों है, जैसे बाहर से कोई ना कोई इसको इनेबल करेगा, बाहर से कोई ना कोई भेजेगा कि देयर इज अ ट्रैप, देयर इज अ RST 7.5, देयर इज अ RST 5.5। तो ये एक्चुअल में जैसे INTR, ये भी क्या एक तरह से इंटरप्ट है जो कीबोर्ड या फिर माउस के क्लिक होने पे जनरेट होता है। तो जब भी इस तरीके के आते हैं तो ये एक्चुअल में क्या करता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर को अपने काम धंधा को छोड़ के पहले इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही कोई यहाँ से पिन में 1 आया तो एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलेगा, ओहो इंटरप्ट आ गया। तो फिर क्या करेगा, वो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट बिट को आगे भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट बिट मतलब अरे यार मेरे पास अगर ट्रांजैक्शन, मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, लास्ट में कोई मैसेज ही नहीं आया कि योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, या वो तो मैं तो वेट ही करता रह जाऊंगा। तो लास्ट में आता है ना योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो उसका मतलब क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट आ गई, मेरे पास एक स्लिप आ गई, तो जिससे पेरिफेरल को या डिवाइसेस को लगेगा कि ठीक है माइक्रो प्रोसेसर को पता लग गया, वो कुछ करेगा। तो एक्चुअल में जब भी कोई यहां से इंटरप्ट जनरेट होता है तो ये बोलेगा ओके मैं कुछ करता हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट की तरह वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, ये डीएमए कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट होता है। डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जनरली होता क्या है, जब भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी से, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कह रहा है मुझे कोई मेमोरी को रीड करना है या कुछ राइट करना है, तो बीच में माइक्रो प्रोसेसर जो है, बीच में जो ये है, ये एज ए मिडल एंटिटी वर्क करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, डीएमए कहता है यार माइक्रो प्रोसेसर तू रुक जा, उनको डायरेक्टली करने दे, मतलब तू अपनी एड्रेस बस और डेटा बस
को रिलीज कर दे, इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली जो है वो मेमोरी को कुछ रीड राइट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम चाहते हैं कि तू होल्ड पे रह, थोड़ी देर के लिए अपनी एड्रेस बस और डेटा बस को छोड़ दे, रिलीज कर दे। तो उसके लिए जब भी कोई आएगी डीएमए कंट्रोलर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो इसके थ्रू आएगी। तो जैसे यहां से 1 आया, मतलब डीएमए कंट्रोलर कहता है तो रिलीज कर थोड़ी देर के लिए, फिर ये बोलेगा ओके, तो एक्नॉलेजमेंट मतलब ओके, तो ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये डीएमए कंट्रोलर बोलेगा ओके मैं रिलीज करता हूं, तो इससे को पता लग गया। और ये याद रखना कि ये जो होल्ड वाली है ये इनसे भी ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब ट्रैप वैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है लेकिन होल्ड की ट्रैप से भी ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो आप कह सकते हो कि अगर होल्ड और ट्रैप दोनों में से 1-1 आ गया, दोनों पे 1-1 आ गया, तो वो सबसे पहले होल्ड वाली को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि पहले तू कर, उसके बाद इसको हैंडल करेगा। फिर आ जाते हैं जी रीसेट, रीसेट आउट। एक्चुअल में क्या है रीसेट का मतलब क्या है, रीसेट इन का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को अगर रीसेट करना है तो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना, और इसके ऊपर भी बार है, बार का मतलब लो इनेबल्ड, मतलब अगर 0 आया तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, और अगर 1 आया तो कुछ नहीं होगा। और रीसेट आउट का मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल मतलब वही आईओ डिवाइसेस को अगर रीसेट करना चाहता है तो फिर वो यहां से क्या भेजेगा, 1 भेजेगा और वो डिवाइस को रीसेट कर सकता है। फिर आ जाता है जी आपका रेडी। रेडी का फंडा क्या है, रेडी एक्चुअल में कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। बाहर कौन, रेडी एक्चुअल में कौन है, पेरिफेरल डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, वो डिवाइसेस भेज रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि आई एम रेडी। एक्चुअल में होता क्यों है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। मतलब 3 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 3 मेगाहर्ट्ज, यानी एक टाइम पीरियड हो गया 1/3। इसको आप क्या कह सकते हो, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप कह सकते हैं 1/3 मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, तो ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻⁻⁶, यानी 1/3 माइक्रो सेकंड में ये एक काम कर सकता है। और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं स्लो, तो अगर ये काम करता गया तेजी, डिवाइसेस बोलेंगे यार रुक जा मैं ओवरफ्लो हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, पेरिफेरल डिवाइस भेजेगा ठीक है अब मैं रेडी हूं, अब तू नेक्स्ट बिट को भेज सकता है या नेक्स्ट बिट को राइट कर सकता है। तो एक तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे देन SID इन एंड SID आउट। ये एक्चुअल में क्या है, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट के लिए, तो ये सपोर्ट करता है सीरियल इन या फिर सीरियल आउटपुट। अगर आप डेटा भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपकी ये 2 पिन जो है वो वर्क करती है। इसके अलावा ये सारी पिन हो गई, सिर्फ 5 पिन इसके अलावा और है। एक है आपकी VCC पिन क्या है, अगर 5 वोल्ट आपको पता है कि यार 5 वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो 5 वोल्टेज आप जब आप दोगे तो VCC के थ्रू दोगे। एक होती है इसमें VSS जो ग्राउंड के थ्रू कनेक्टेड होती है, ग्राउंड के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। एक होती है इसमें X1 एंड X2 और एक होती है इसके अलावा इसमें क्लॉक मतलब जैसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो क्लॉक के थ्रू काम नहीं करते, उनके साथ कोई क्लॉक नहीं होती, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहता है उस क्लॉक के थ्रू, इस क्लॉक पल्स के थ्रू जो है वो उनके साथ रिलेट हो जाता है, मतलब उनके साथ जो है वो एक तरह से सिंक्रोनाइज करना चाहता है, तो वो इस क्लॉक पल्स के थ्रू हो जाता है। और X1 X2 क्या है, X1 X2 क्या होता है, एक तरह से क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जिसके साथ ये कनेक्टेड होती है बिट्स, और वो क्रिस्टल ऑसिलेटर का पर्पस क्या है कि 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना ताकि माइक्रो प्रोसेसर वर्क करे। एक्चुअल में ये 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, ऑसिलेटर जो जनरेट करता है उसकी डिवाइड बाय 2 एक्चुअल में यूज होती है। तो ये जनरेट तो 6 मेगाहर्ट्ज करता है, लेकिन डिवाइड बाय 2 होने की वजह से 3 मेगाहर्ट्ज रह जाती है, और फिर 3 मेगाहर्ट्ज पे ये प्रोसेसर जो है वो वर्क करता है। तो ये सारी की सारी 40 पिन जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां भी पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू। This is sick, Sam. Love it. Do you think Ria will like this? From Com Science. Doing is the new learning with Dell. पिन्स होती हैं उनको याद करने की ट्रिक वाला वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे आपने जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सम ऑफ यू कॉमरेड्स आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो अबाउट द ट्रिक ऑफ लर्निंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। मैंने ट्राई किया है कि एक कोई वियर्ड सी स्टोरी
जिसमें इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाएं। एक ऐसी स्टोरी बनाने का प्रयास किया है और वो वियर्ड स्टोरी मैं अब आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हम लोग अपना प्रोसीजर वही सेम रखेंगे, जैसे 40 पिन्स को याद करने के लिए जो ट्रिक का वीडियो बनाया था उसमें जैसे कि पहले मैं एलिमेंट्स के साथ साथ 40 पिन्स होती हैं उनको याद करने की ट्रिक वाला वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे आपने जो इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सम ऑफ यू कॉमरेड्स आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो अबाउट द ट्रिक ऑफ लर्निंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। मैंने ट्राई किया है कि एक कोई वियर्ड सी स्टोरी जिसमें इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाएं। एक ऐसी स्टोरी बनाने का प्रयास किया है और वो वियर्ड स्टोरी मैं अब आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हम लोग अपना प्रोसीजर वही सेम रखेंगे, जैसे 40 पिन्स को याद करने के लिए जो ट्रिक का वीडियो बनाया था उसमें जैसे कि पहले मैं एलिमेंट्स के साथ साथ स्टोरी समझाऊंगा, उसके कैरेक्टर्स समझाऊंगा और सिचुएशंस भी, और उसके बाद क्विकली एक बार रिवाइज़ करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होगा, प्रोटैगनिस्ट होगा, वो होगा आलू। जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको याद रखना है AC एक्यूमुलेटर। एक बड़ा सा AC लगा हुआ है टेम्परेरी रजिस्टर, यानी कि टेम्पो में एक जो टेम्पो होती है उसमें बड़ा सा AC लगा हुआ है और इस टेम्पो को चला कौन रहा है? एक आलू, बहुत बड़ा सा आलू, जितना बड़ा आप इमेजिन कर सको। उस टेम्पो में फ्लैग लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, और ये जो आलू है जो टेम्पो चला रहा है इसने फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए हैं। ओके, अब ये आलू को ऐसे ही टेम्पो नहीं मिल गया था चलाने के लिए, उसको एक रजिस्टर मिला था जिसमें ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे टेम्पो चलाना है, ऑपरेट करना है। तो अब आलू तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन समझने के लिए डिकोडर की ज़रूरत पड़ी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। लेकिन डिकोडर को ऑब्टेन करना, उसको पाना बहुत टफ टास्क था। तो इसके लिए जो उसे रजिस्टर दे रहे थे उन्होंने कहा कि ठीक है, डिकोडर अगर तुम्हें चाहिए ही तो क्या करना होगा कि 8 रजिस्टर चुराने होंगे मल्टीप्लेक्स में जाके। इस ब्लॉक पे आते हैं। मल्टीप्लेक्स में जाके 8 रजिस्टर चुराने होंगे जिनका नेम है WZBCDEHL। ओके, तो ये 8 रजिस्टर उसको चुराने होंगे डिकोडर पाने के लिए। अब ये रजिस्टर्स उसने चुरा के टेम्पो ऑपरेट करना सब शुरू कर दिया। उसके बाद जो पुलिस है, SP स्टैक पॉइंटर, SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस एरिया का, वो आलू के पीछे प्रोग्राम काउंटर PCR वैन, इसका है PCR वैन, लेके उसके पीछे पड़ गया। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनको देखकर आलू अपने एड्रेस पे छुप गया। तो जो SP है वो पुलिस PCR वैन के साथ उसके एड्रेस पे आया और ये डेटा बस उसे बहुत डांटा। अब उसने आलू को डांट तो दिया, लेकिन SP ने सोचा कि आलू इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, मे बी वो फिर से क्राइम कमिट करे। तो उसने क्या किया, सीरियल IO कंट्रोल, उसने 2 सीरियल किलर्स अपॉइंट किए, SID SOD। इन सीरियल किलर्स ने आलू को ट्रैप कर लिया लेकिन मारा नहीं। उन्होंने सोचा पुलिस से रिश्वत लेते हैं, तो उन्होंने रिश्वत के लिए सबसे पहले 7.5 लाख मांगे, 7.5 लाख। पुलिस ने मना किया तो 6.5 लाख मांगे, फिर पुलिस ने मना किया तो 5.5 लाख मांगे। पुलिस ने कहा हम कोई रिश्वत नहीं देंगे। तो सीरियल किलर्स गुस्सा गए, उन्होंने कहा अब हम आलू को नहीं मारेंगे। उन्होंने सोचा कि ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह है कि आलू का नहीं पढ़ा लिखा होना, इलिटरेट होना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ईंटा मार के, ईंटा पिछली स्टोरी में भी था हमारे, ईंटा मार के उसको इंटरप्ट यानी कि इंटरमीडिएट क्लास 12th में एडमिशन करवाया। अब हम आते हैं लास्ट ब्लॉक पे, स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी। इंटरमीडिएट में एडमिशन कराया और उसको समझाया क्लॉक आउट, यानी कि तुम्हारा टाइम, क्लॉक टाइम दिखाता है, तो तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम रेडी हो जाओ रीड राइट, पढ़ने लिखने के लिए, ALE एड्रेस लैच इनेबल के लिए, पढ़ने लिखने के लिए रेडी हो जाओ। तभी कुछ स्टेटस, ये स्टेटस पिन्स होती हैं, तभी कुछ स्टेटस हो पाएगा तुम्हारा। फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी, यानी कि आई मीन, आलू से कहते हैं आई मीन तुम होल्ड करो कोई स्टेटस, चाहे DM बन जाओ या हवलदार बन जाओ, लेकिन सेट हो जाओ। रीसेट के लिए एक है कि सेट हो जाओ। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ स्टोरी कंप्लीट हुई। अब क्विकली हम स्टोरी को रिकैप करते हैं।
हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एसी लगा होता है टेम्पो में। उस टेम्पो को कौन चला रहा होता है? आलू ने क्या पहना होता है? फ्लिप फ्लॉप्स, और टेम्पो पे फ्लैग लगा होता है। आलू को ऐसे ही टेम्पो नहीं मिल जाता, उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो इस वजह से उस इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको चाहिए होता है। अब ये डिकोडर आराम से मिलता नहीं है, तो जिन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिया होता है वो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 8 रजिस्टर चुराने पड़ेंगे मल्टीप्लेक्स में जाके। तो मल्टीप्लेक्स में जाके वो 8 रजिस्टर चुराता है, WZBCDEHL। इस चुराने की वजह से, इस चोरी की वजह से वहाँ का जो उस एरिया का SP होता है वो PCR वैन लेके आ जाता है उसको पकड़ने के लिए। तो इनको देख कर आलू अपने एड्रेस पे छुप जाता है। अब एड्रेस पे छुप जाता है तो जो पुलिस आती है, वो जो SP होता है उसको बहुत डांटता है, और SP सोचता है कि अभी भी आलू नहीं मानेगा, मे बी वो बाद में भी क्राइम कमिट करे, तो वो 2 सीरियल किलर्स अपॉइंट करता है SID SOD, जो आलू को ट्रैप कर लेते हैं और रिश्वत मांगते हैं पुलिस से 7.5 लाख, 6.5 लाख, 5.5 लाख। तीनों ही मना करने पे पुलिस के वो लोग आलू को ईंटा मार के इंटरमीडिएट यानी कि 12th में एडमिशन कराते हैं, और आलू से कहते हैं कि अब टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ पढ़ने लिखने के लिए, जिससे कि तुम्हारा कुछ स्टेटस हो जाए। I mean, होल्ड करो कोई पोस्ट, चाहे DM हो या हवलदार हो, लेकिन सेट हो जाओ। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी। 8085 आर्किटेक्चर को याद करने का एक जो ट्रिक हो सकता था एक स्टोरी के थ्रू, एक वियर्ड सी स्टोरी के थ्रू, वो मैंने ट्राई किया है आपको प्रेजेंट करने का। मे बी ये आपको हेल्प करे, मे बी आप इससे अच्छी फ़नी वियर्ड स्टोरी बना सको। कुछ भी हो, काम की बात बस इतनी है कि ये 8085